हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 7th। इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे एन एलियन हैंड बुक का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी। अब यहाँ पर ब्रिंगिंग अप का क्या मतलब होता है? ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ध्यान रखना, किसी को भी छोटे से बड़ा करना। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपका पालन पोषण कर रहे हैं इस टाइम पे, फिर अभी आप छोटे थे, फिर धीरे धीरे करते आप बड़े हो जाओगे। उस दौरान जो भी आपकी नरिशमेंट है, एजुकेशन है, ज़रूरतें हैं, उन सब का ध्यान रखना, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ब्रिंगिंग अप। अब यहाँ पर जो कारी है ये एक बेबी एलिफेंट है, ठीक है, और उसी के ब्रिंगिंग अप, उसके पालन पोषण के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हमने क्या किया है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसके लिए हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो आई होप आप इस पूरे वीडियो को देखना, तो आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिंगिंग अप कारी। कारी, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी जो है वो एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है, यानी बहुत छोटा बेबी एलिफेंट है और 5 महीने का है। अब एलिफेंट जो होता है वो तो वैसे ही बड़ा होता है, लेकिन अगर हम उसकी एज 5 महीने की बता रहे हैं, यानी कि वो 1 साल से भी छोटा एक एलिफेंट का बच्चा है। और वो लिव यानी कि वो रहता है और ग्रो करता है, बड़ा होता है किसके साथ? एक 9 साल के बच्चे के साथ, जो कि कारी का फ्रेंड बन जाता है और उसका कीपर यानी कि उसका ख्याल भी रखता है। कारी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि कारी ज़्यादा नहीं खाता। वो कितना खाता है? वो एक दिन में 16 किलोग्राम डिलीशियस ट्विग्स यानी कि पेड़ की टहनियों को वो खा जाता है, वो भी 16 किलोग्राम। ठीक है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स द बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। और जो कारी है वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, खेलने के लिए बहुत खुश रहता है, और साथ ही साथ वो सेंसिटिव है, बातों को समझता है, इमोशनल है, और एक बच्चे को भी बचाता है डूबने से। ड्राउनिंग यानी डूबना, डूबने से एक बच्चे को सेव कर लेता है, बचा लेता है। कारी, द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पर एक पर्सन है जो कारी की स्टोरी आपको सुना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कारी जो कि एक हाथी है, वो मुझे तब दिया गया था और मुझे उसका पालन पोषण करना था, उसको बड़ा करना था, और तब कारी 5 महीने का था और तब मुझे उसका ध्यान रखना था। आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप्टो। और वो क्या कहते हैं कि मैं उस दौरान 9 साल का था जब कारी 5 महीने का था, और उसे मेरे पास लाया गया था उसका देखभाल करने के लिए। और वो क्या कहते हैं कि जब मैं अपने टिप टॉप पर यानी पैरों को ऊंचा खड़े करने की कोशिश करता था तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच जाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और वो क्या कहते हैं कि कारी की वो जो हाइट थी वो तकरीबन 2 सालों तक उतनी ही रही। वी ग्रू टुगेदर, हम साथ साथ बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। शायद इसीलिए मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो कितना लंबा है। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about। अब जैसे कि पिक्चर में दिखा है आपको कि उन्होंने क्या की थी, एक छत बनाई थी, एक जैसे कि टेंट होता है ना, जैसे कि मंडप होता है, उसके तरीके से उन्होंने बनाया था। ऊपर जो थैच रूफ है वो किससे बनी थी? पाम लीव्स वगैरह से बनी थी, घास फूस से बनी थी। और जो साइड में बड़े बड़े जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं ना, उनके ट्री स्टम्प्स को अटैच किया था उन्होंने चारों तरफ से, ताकि कारी अगर इधर उधर सिर मारे तो जो छत है वो उसके सिर पे ना गिर जाए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये ट्री स्टम्प्स उन्होंने चारों तरफ लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सो सबसे पहली जो चीज़ जो है वो कारी ने क्या की थी, वो सबसे पहला काम वो ये था कि कारी ने एक लड़के का जान बचाया था, एक लड़के की जान बचाई थी। ठीक है। और कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। अब वो क्या कह रहे हैं, एक तरीके से वो कह रहे हैं कि कारी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन हर रोज़ उसको खेलने के लिए और चबाने के लिए, च्यू करने के लिए कितने चाहिए थे? 40 पाउंड टहनियों की उसको ज़रूरत थी, और 40 पाउंड काफ़ी होता है। ठीक है।
एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। वो क्या कहते हैं कि हर रोज़ मैं कारी को नदी के पास ले जाया करता था नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और क्या होता था, मैं नदी किनारे जो जितनी भी रेत होती है उसके ऊपर कारी लेट जाता था, और मैं जो नदी से जो भी साफ़ होता है ना, नदी का बालू, जो भी मिट्टी होती है उससे कारी को साफ़ करता था। उसकी पीठ पर वो उससे सैंड बैंक से जितनी भी सैंड होती थी उसको उठाकर उससे रब करता था क्लीन सैंड से, ताकि जो कारी है वो साफ़ हो जाए। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर काफ़ी देर तक वो पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट विद द स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। और वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता था तो डार्क वुड जैसा होता है ना, एकदम हार्ड, उसकी स्किन एकदम वैसी हो जाती थी, देखने में एकदम वैसी लगती थी। एंड ही वुड स्क्वील। स्क्वील का मतलब क्या होता है, ट्रम्पेट, यानी कि वो हाथी अपने जो हाथी वाली आवाज़ होती है वो निकालता है विद प्लेजर। वो बहुत खुश हो जाता था पानी से बाहर आने के बाद। एज आई रब वाटर डाउन हिज बैक। और जैसे जैसे मैं पानी उसकी पीठ पे मलता था वो स्क्वील करता था, खुश होता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। अब वो क्या कहते हैं कि वो क्या करते थे, जब उन्हें कारी को अपने पीछे पीछे ले जाना होता था तो वो कारी का कान पकड़ लेते थे, उसको ईयर से पकड़ लेते थे, और उनको लगता था कि यही सबसे आसान रास्ता है कि मैं उसको अपने साथ साथ लेके चलूँ, जिस जिस रास्ते पे मैं जाऊँ वो मेरे साथ साथ चले। और वो जो कारी है वो उसको कहाँ पर रोक देते थे, जंगल के किनारे पर कारी को वहाँ पे खेलने के लिए छोड़ देते थे। और उसके बाद वो जितनी भी स्वादिष्ट टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, उसको इकट्ठा करने के लिए जंगल में खुद चले जाते थे, और उसको कहाँ छोड़ देते थे, वहाँ पे किनारे पर। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो ये टहनियाँ होती थी, जो डिलीशियस ट्विग्स कारी खाता था, उनको काटने के लिए ना जो कुल्हाड़ी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा धार वाली होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए, ठीक है, उसी की मदद से वो काट सकते थे। और वो जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करने के लिए भी आधे घंटे का वक्त लगता था, क्योंकि अगर जो टहनियाँ कारी खाता है अगर वो ज़रा भी डैमेज हुई, अच्छे से कट नहीं हुई, तो जो हाथी है यानी जो कारी है वो उसको नहीं खाएगा, छुएगा भी नहीं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। ये एक आसान काम नहीं था कि वो कारी के लिए छोटी छोटी टहनियाँ या छोटे छोटे पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं उसको इकट्ठा कर पाएँ, ठीक है। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs। वो कहते थे कि मुझे बहुत से पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं कारी के लिए सबसे जो डेलिकेट है और टेंडर है, जो डिलीशियस भी हो। लशियस का मतलब यहाँ पे था टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग, ठीक है, अच्छी स्मेल वाला और अच्छे ट्विग्स लेने के लिए जो कि सॉफ्ट भी हो, मुझे अलग अलग तरह की ट्रीज़ पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance। फिर वो क्या बताते हैं कि मार्च में जब स्प्रिंग का मौसम होता है तो एक दिन वो क्या कर रहे थे, बैनियन ट्री की जो टहनियाँ होती थी उसको जमा कर रहे थे, क्योंकि ये जो बैनियन ट्री जो होती है ना उसके जो अभी अभी जो टहनियाँ आई होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और कारी को वो पसंद है। तो वो उस तरीके से उसको इकट्ठा कर ही रहे थे कि कारी की आवाज़ उन्होंने कहीं से सुनी कि दूर से जो है उनको आवाज़ लगा रहा है। He was still very young. The call was more like that of a baby than an elephant। अब क्योंकि जो कारी है वो बहुत ज़्यादा यंग था, यानी कि अभी वो एक बच्चा ही था, तो उसकी आवाज़ भी एक बच्चे की तरह लगती थी। तो उसने क्या सोचा, आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको हर्ट कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। तो मैंने क्या किया, मैं फटाफट से दौड़ा और फटाफट गया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई उसको हर्ट कर रहा है। तो जहाँ मैंने उसको छोड़ा था मैं उसी जगह पे वापस गया, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम। मैंने सब जगह देखा लेकिन मुझे कारी नहीं मिल रहा था।
I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. फिर मैं क्या गया, मैं पानी के किनारे की तरफ गया तो मैंने क्या देखा कि कोई काली सी जो चीज़ है वो पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही है. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. और वो क्या देखते हैं कि जैसे ही वो काली सी चीज़ ऊपर आई तो उन्होंने क्या देखा, वो उसके एलिफेंट की ट्रंक यानी कि एलिफेंट की सूंड थी. आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग. मुझे लगा कि वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसकी मदद लूँ. मैं हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि 400 पाउंड का शरीर जो है वो उससे काफ़ी ऊंचा भी था और भारी भी था. तो वो पानी में कूदकर उसकी जान तो नहीं बचा सकता था, है ना. But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up the shore. लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि उसकी जो पीठ है वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है पानी के, तो उस दौरान ही उसने मुझे देख लिया और वो ट्रम्पेट यानी कि अपनी आवाज़ निकालने उसने शुरू कर दी और वो किनारे की तरफ आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कोशिशें कर रहा था. Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और फिर क्या हुआ, उसने भी अपनी आवाज़ निकालते हुए, ट्रम्पेट करते हुए, चिंघाड़ते हुए मुझे भी पानी में धक्का मार दिया. और जैसे ही मैं पानी में गिरा तो मैंने क्या देखा कि एक जो लड़का है वो नदी के जो बॉटम होता है उस पर लेटा हुआ है. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो क्या कहते हैं कि उस बच्चे ने अभी तक यानी जो डूब गया था उसने अभी तक बॉटम को टच नहीं किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो तैर नहीं पा रहा है. I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing. फिर मैंने क्या किया, मैं पानी के सरफेस पर ऊपर आया और अपनी सांस भरी और वहाँ पर कारी खड़ा हुआ था. His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो मैंने क्या देखा कि जो कारी है उसके जो पैर हैं वो जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, उसमें धंस गए थे सैंड के बैंक में और उसने अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को ऐसे स्ट्रेच कर रखा था जैसे वो मुझे हाथ देने की कोशिश कर रहा है. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. उसके साथ क्या हुआ, उसने कोशिश की कि वो उस बच्चे को या जो भी ड्राउनिंग बॉय है जो डूब रहा है उसको वो उसकी बॉडी को खींच के ऊपर ले आए, लेकिन वो एक अच्छा स्विमर तो नहीं था और वो अशोर तक यानी कि किनारे तक नहीं पहुंच पाया. और साथ ही साथ वहाँ पे जो स्ट्रीम थी, जो पानी की धारा बह रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो भी उसको यानी कि वो 9 ईयर ओल्ड जो बॉय है, कारी का फ्रेंड, उसको भी नीचे खींच रही है. Seeing us drift in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. अब यहाँ पर हमें यानी कि मुझे और उस बच्चे को, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि जब मैं बह रहा था तो इसको देख कारी जो है, जो ज़्यादातर सुस्त रहता है और बहुत सोचता रहता है, अचानक उसने क्या करा, कारी ने जैसे बाज होता है ना उसकी तरह उसने झपट्टा मारा, हॉक की तरह झपट्टा मारा और पानी में आधी दूरी पर आकर अपनी सूंड को उसने आगे बढ़ा दिया. यानी कि जो कारी है उसने हमें बचाने की कोशिश की, अपनी सूंड को आगे बढ़ाया और अपनी सूंड से कोशिश की कि मैं इन्हें बचा लूँ. मैंने अपने हाथ उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो मेरे हाथ से फिसल गया. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, लेकिन मेरा हाथ जो है वो बार बार स्लिप हो रहा था, मैं कारी को पकड़ नहीं पा रहा था. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, बट मुझे ऐसा लगा मैं पानी में दोबारा जाता जा रहा हूँ, लेकिन इस बार आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the water. अब नेक्स्ट क्या बता रहा है वो, जो 9 ईयर ओल्ड बॉय है उसने एक तरीके से उस बच्चे को भी पकड़ा हुआ था जो कि डूब रहा था. उस दौरान उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो रिवर है वो उसको धीरे धीरे अपने अंदर खींच रही है और वो नीचे जाता जा रहा है. लेकिन उसने यहाँ पर हिम्मत दिखाई, उसने क्या करा, किक किया रिवर बेड को और अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ गया और ऐसे ऊपर आने की उसने कोशिश की.
और जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, तो उसको क्या लगा कि आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक। उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके गले पर एक फंदा बांध दिया, एक रस्सी बांध दी है। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा डरा देती थी। उसको ऐसा लगा कि जैसे कि पानी में से कोई एनिमल निकला है, वाटर एनिमल, और वो अब हमें निगल लेगा। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, लेकिन मैंने क्या सुना, जो कारी है ये तो उसकी आवाज़ है, उसकी ट्रम्पेट है। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरे गले के आसपास क्या है, कारी की सूंड है। ही पुल्ड अस बैक अशोर, और फिर वो हमें किनारे पर अपनी ट्रंक से खींच लाया। और यहाँ हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के पार्ट 2 के लिए, आगे के चैप्टर के लिए। आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।